बच्चों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो बच्चों बहुत टाइम से हम पढ़ रहे थे लाइट, तो आज लाइट यानी रोशनी जो कि चैप्टर है हमारा उसको हम ख़त्म करते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कॉनकेव मिरर पे हमने रिफ्लेक्शन देख लिया था कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, अगर हम कर्वेचर पे रखेंगे, अगर हम कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो ये इमेजेस कहाँ कहाँ पे बनेगी। और मैंने आपको 6 केसेस बताए थे और 6 केसेस में से याद करने में कि उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो हम एक टेबल की फॉर्म में आज सबसे पहले उसको बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारी इमेज फॉर्मेशन याद हो जाएगी। तो आइए आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट यानी रोशनी हम शुरू करते हैं। चलो, तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमारा जो फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रही थी हमारी इन्फिनिटी पे, और फोकस और कर्वेचर के बीच में रख रहे थे तो कहाँ पे बन रही थी इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। ठीक है, ऐसे ही हमने रखा था कर्वेचर के ऊपर, तो इमेज कहाँ पे बनी थी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और क्या करा था, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखी थी, तो फिर इमेज कहाँ पे बनी थी फोकस और कर्वेचर के बीच में, और इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रही थी इमेज। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये वाली जो चीज़ है वो एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अपन एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इन्फिनिटी, उसके बाद जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कर्वेचर। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ी जगह छोड़ते हैं और फिर हम लिखते हैं फोकस। अब इसको टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पॉइंट है कहाँ पे, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, है ना। अब इसको इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, तो ये हमारी बन गई फोकस पे। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारी इमेज, है ना। कर्वेचर पे रख रहे थे तो कहाँ पे बन रही थी, कर्वेचर के ऊपर, और फोकस पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे, है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो। अब देखो ये यहाँ पे इन्फिनिटी कर्वेचर फोकस, इन्फिनिटी कर्वेचर फोकस। अब देखना बहुत ध्यान से, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रख रहे थे तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, और कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे थे तो कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखो अगर आपको ऐसे लिख देते हो कि इन्फिनिटी कर्वेचर फोकस, तो आपकी इमेज अपने आप आपको याद हो जाएगी। 5 केस तो यहाँ से हमने पढ़ लिए, ठीक बात है। एक हमारा अलग से केस है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। अब इसमें देखते हैं कि इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो हमारी जो इमेज थी उसकी साइज क्या थी और वो किस नेचर की थी, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका नेचर देख लेते हैं। ठीक है, नेचर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रियल और एक था इन्वर्टेड। तो रियल तो सिर्फ एक केस में बन रही थी तो हम इन्वर्टेड ही ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले इन्वर्टेड और दूसरा हो गया हमारा रियल। अब यहाँ पे टेबल को थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं। चलो अब ये नेचर वाला पार्ट आ गया, इसमें हमारा इन्वर्टेड वाला देख लेते हैं, ना। इसको आप यहाँ से चाहो तो हटा भी सकते हो, आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें इस वाले केस में क्या बन रही थी, ना तो इन्वर्टेड बन रही थी या रियल बन रही थी। कैसी बन रही थी, जब हमने यहाँ पे रखा था मिरर और हमने जब इमेज बनाई थी तो इन्फिनिटी से लाइन आ रही थी और ये फोकस पे आके मिल रही थी, और यहाँ पे क्या बन रही थी, पॉइंट इमेज बन रही थी, है ना। तो इस केस में हम ना तो इन्वर्टेड बोलेंगे ना रियल बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम पॉइंट इमेज। ठीक है, पॉइंट इमेज बन रही थी। अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखा था, यानी हमने कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट को, ये कर्वेचर मान लो और ये इन्फिनिटी है ही है, तो यहाँ पे कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, फिर कहाँ पे बनी थी इसकी इमेज, इसकी इमेज बनी थी
इसकी एक लाइन जाएगी यहाँ से, फोकस से पास होगी, और दूसरी जाएगी कर्वेचर से और वापस रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे बनी थी, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसको मेजर करके बनाना। तो आई होप आपकी जो सारी इमेजेस है वो डिमिनिश बनी होगी। अब इसका नेचर कैसा है, ये इन्वर्टेड बनी है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड पे टिक कर दो, है ना। और एक चीज़ हमने और क्या देखी यहाँ पे, एक तो एनलार्ज थी और एक डिमिनिश थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनलार्ज और डिमिनिश दो चीज़ें और बना लेते हैं। अब ये रियल तो नहीं थी। अब अगला केस देखते हैं, कर्वेचर पे रखे थे हमने, तो कर्वेचर पे रखी थी तो सेम साइज की कर्वेचर पे ही बन गई थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि कर्वेचर की कर्वेचर पे थी, इन्वर्टेड थी, बिल्कुल थी, और ये क्या थी, सेम साइज की थी, है ना। तो ना तो एनलार्ज थी ना डिमिनिश थी। तो इसको एक काम करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, जो हर केस में नहीं आ रही, उसको हटा देते हैं ताकि आपको याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा के और यहाँ पे नेचर में आपको अलग से लिखवा देता हूँ। तो ये इन्वर्टेड थी और ये क्या थी, डिमिनिश थी, है ना। फिर इस वाले में सेम साइज की थी। अब अगला केस देखते हैं, जब कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था तो थोड़ी एनलार्ज्ड इमेज बनी थी, एनलार्ज्ड, है ना, और इन्वर्टेड थी, बिल्कुल थी, इन्वर्टेड ही थी। और लास्ट केस था जब हमने फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी थी, ठीक है। तो क्या क्या कैसी बनी थी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब वो इन्वर्टेड थी या रियल थी, वैसे तो सारी इमेजेस जो बनती है कॉनकेव में, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उसके अलावा सारी जो है वो इन्वर्टेड बनती है। पर इन्फिनिटी पे हम देख नहीं सकते, पर बहुत सारी किताबों में इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टेड है। तो ये टेबल है, ये वाली चीज़ आप अच्छे से याद हो ही जाएगी, ये वाली आप कर लोगे अगर माइंड में, अगर आपने ये बनाया है एक बार आपने कॉपी में, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो। और फिर लास्ट में एक केस था जब हमने क्या करा था कि पोल और फोकस के बीच में रख दिया था ऑब्जेक्ट। तो उस केस में क्या बनी थी इमेज हमारी, ये था हमारा फोकस और ये हो गया हमारा पोल। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी, और ये इसको एक्सटेंड करेंगे। और दूसरी वाली क्या होगी कि यहाँ पे कुछ कर्वेचर होगा, इस पे से जो रे जाएगी वो इसी पे से रिटर्न हो जाएगी, और इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो यहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो एक 6th केस हम देख लेते हैं यहाँ पे कि केस 6 जो था, है ना, उसमें क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था हमने, ऑब्जेक्ट रखा था पोल एंड फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ पे बन रही थी, इमेज बन रही थी बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर। और किस नेचर की थी, तो एक तो थी नेचर, क्या हो जाएगा इसका, एनलार्ज्ड और रियल। कैसी थी, रियल थी, ठीक है। बाकी सारे केसेस में इन्वर्टेड आएगी, सिर्फ एक केस होगा उसमें क्या लिखेंगे हम, रियल। वो कौन सा है, जब फोकस और पोल के बीच में रखी थी। अब कॉनकेव मिरर डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ देखते हो उसको मैं एक बार बताता हूँ। इसको एक बार आप नोट कर लो और फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं। आप कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं कि सर हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज वहाँ बनेगी, वहाँ ये होगा तो ये यहाँ पे होगा, पर ये डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक केस पढ़ा था कि जब हम फोकस पे क्या रख रहे थे, ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे। तो अगर आप गाड़ी चलाते हो, आई होप चलाते होंगे, और नहीं चलाते तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने देखा हो तो जो हेडलाइट्स होती है हमारी कार की या दूसरी मोटरसाइकिल हो गई या स्कूटी हो गई, तो उसके आगे जो हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर एक कोटिंग लगी हुई होती है इस तरह की, ठीक है। आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्टर होते हैं, ये है ना, मेटल के बने हुए होते हैं, या किसी किसी में जैसे अगर आप साइकिल पे लाइट लगाते हो तो उसमें मेटल के नहीं होते, उसमें किसी मटेरियल के होते हैं, पर वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होते हैं, है ना। उसमें यहाँ क्या होता है, एक चीज़ होती है कि
जो बल्ब होता है ना उसमें, वो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, जो कि लाइट देता है ना, वो बल्ब कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, वो पड़ा हुआ होता है फोकस पे। ठीक है, फोकस पे क्या पड़ा हुआ है, बल्ब पड़ा हुआ है। बल्ब को अपन इस तरह से बना लेते हैं, है ना, और ये क्या कर रहा है, लाइट फेंक रहा है। अब इसकी लाइट क्या है, जब यहाँ पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। जब इस पे रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, और जो इस तरफ जा रही है वो तो इस तरफ जा ही रही है ना। पर जो पीछे की तरफ जा रही है ना, वो भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखोगे कि जब हेडलाइट को ऑन करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में लाइट को फैलाता है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रे निकली है वो तो इस डायरेक्शन में चली गई, है ना। एक लिमिटेड जगह तक ही तो होती है ना लाइट, तो इस डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई, इसमें चली गई, इसमें चली गई। पर देखना कभी आप कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। यानी जब आप रोड पे चल रहे हो तो एक पर्टिकुलर एक कुछ एरिया होगा या स्पॉट होगा, उस पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जा रही है वो तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है ना। पर ये जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आ रही है ना, यहाँ से या यहाँ से, वो सारी जो पैरेलल आ रही है वो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो आप देखोगे कि ना, जब भी आप अंधेरे में जाओगे तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी। तो सबसे पहला क्या हो गया कि कॉनकेव मिरर कहां पे यूज होता है, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, बाइक्स एटसेट्रा। ठीक है, एक तो ये हेडलाइट में यूज होता है। दूसरा कहाँ यूज होता है, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उनके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके दांत को चेक करते हैं जब, तो वो क्या करता है, उसमें एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, इस तरह का कुछ होता है। तो वो क्या करता है, जब आप फोकस और पोल के बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो क्या एनलार्ज्ड इमेज दिखाता है ना। हमने देखा था कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो सेकंड है हमारा कि डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो इसको चेकअप के लिए यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, टीथ की एनलार्ज इमेज बनाता है। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट या यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेंटिस्ट। अब थर्ड, कुछ बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे जो लड़के लोग हैं। जब आप शेव करते हो, है ना, तो आपके पास जो मिरर होता है छोटा वाला, या नहीं करते हो तो पापा के जो शेविंग किट होता है उसमें जो मिरर होता है ना, वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। जब हम उससे पास में कुछ ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, उसकी फोकल लेंथ इतनी होती है कि अगर उसको हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखते हैं तो उसमें इमेज जो होती है वो एनलार्ज दिखती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि ये यूज्ड इन शेविंग मिरर एटसेट्रा। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ गया कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर इन डेली लाइफ, तो आप ये सभी लिख के आओगे। ठीक है, यूज्ड इन शेविंग मिरर, और बिकॉज कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस लार्ज इमेज। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, लिख देता हूं चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है जो कि आप रिलेट कर पाओ या नहीं। अगर आपने सोलर कुकर देखे हो, है ना, तो सोलर कुकर का क्या मतलब क्या प्रिंसिपल है, किस पे वो वर्क करता है? तो वो वर्क करता है कि सनलाइट को हम, जब एक सनलाइट आती है तो उस पे मिरर की मदद से एक पर्टिकुलर प्लेट पे जो कि जिस पे आप अपना खाना रखोगे, जो कि कुक होगा, तो उस पे पर्टिकुलर जो रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको फोकस करेगा। तो हमने कौन सा केस देखा था कि जब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो कॉनकेव मिरर क्या करता है कि फोकस पे उसको सब रेस को पॉइंट कर देता है। ठीक है, तो फोर्थ केस हो जाएगा हमारा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर टू कुक फूड।
ठीक है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए या ऐसा आ जाए कि इसको ही डिफाइन करना है, तो आप क्या करना, सीधा सीधा एक डिब्बा बनाना। कैसे बनाओगे, इस तरह से। वैसे पूछता नहीं है, पर अगर आ जाए तो यहाँ पे 4 प्लेट बना देना। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ढक्कन खुला हुआ, और यहाँ पे एक सन बनाना है आपको। ठीक है, इसकी रेस दिखानी है, और ये सारी रेस यहाँ पे पॉइंट होती हुई दिखानी है। और यहाँ पे क्या बता देना है कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और ये डिब्बा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस होंगे, सिर्फ 2। कितने होंगे, सिर्फ 2। अब इसमें कॉनकेव मिरर में हमने 6 केस पढ़े थे कि इन्फिनिटी पे रखा, फिर बीच में रखा, फिर कर्वेचर पे, फिर बीच में रखा, फिर पोल पे रखा, है ना। इतना सारा झंझट नहीं है उसमें। सिर्फ 2 केस है। कौन कौन से, एक तो आपने इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, मिरर की प्रॉपर्टी होती है स्फेरिकल मिरर की, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। और दूसरा केस है कि आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो, उसका एक पर्टिकुलर जगह पे इमेज बनेगी, पर्टिकुलर उसका ओरिएंटेशन होगा, पर्टिकुलर उसका नेचर होगा। यानी आपको इसमें झंझट करने वाली बात ही नहीं है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो एक बार ले लो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहला केस जैसे मैंने आपको बताया, तो केस 1 क्या हो जाएगा, जब हम इसको, केस 1 है जब हम यहाँ पे कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक बात है। अब देखो इसमें क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो बल्ज आउट जो सरफेस होती है उसके अपोजिट साइड पे क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो गई, ये वाली। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसका जो फोकस और जो कर्वेचर होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। कहाँ पे होगा, इस साइड में। क्यों, क्योंकि ये एक स्फेरिकल बॉल का पार्ट है जिसका एक साइड हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो इसका कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा और इसका फोकस जस्ट हाफ पे होगा। अब देखो क्या होगा, जब इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएगी, यानी हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे पैरेलल रेज आएगी, तो कहाँ पे मीट होनी चाहिए थी, फोकस पे। और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली जाएगी, पर इसमें अपीयर टू मीट एट फोकस आएगा, है ना। तो ये कहाँ पे मीट होती दिखेगी, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो क्या ओरिएंटेशन होगा, क्या नेचर होगा, उसकी बात करते हैं। तो देखो फोकस पे बन रही है सबसे पहले, तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी, ये पॉइंट साइज की बन रही है ना, तो पॉइंट साइज। थर्ड क्या है, कहाँ पे बन रही है, पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर में जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर। अब सेकंड केस की बात करते हैं। हाँ, सेकंड केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, तो ये नोट करो एक बार। केस 2,
आपको नहीं मिटाना है, आपको नया बनाना है, ठीक है, आप मत मिटाना। चलो अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। जब हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया है ना, यहाँ पे पोल है P और यहाँ पे इन्फिनिटी है कहीं पे। अब क्या हुआ, यहाँ से इसकी पैरेलल रेज आएगी, कहाँ मीट होनी थी इसको, फोकस पे, और कहाँ पे चली जाएगी ये, वापस इधर से डाइवर्ज हो जाएगी, पर अपीयर्स टू मीट एट फोकस। एक रे तो ये हो गई। अब रे डायग्राम बनाने के लिए आपको एटलीस्ट कितनी रे चाहिए होती है, 2 रे चाहिए होती है। दूसरी क्या मान सकते हैं हम कि ये कर्वेचर से जाती है और कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाती है, तो कर्वेचर बहुत दूर है, तो कर्वेचर बहुत दूर 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 बिल्कुल, तो यहाँ से ऐसे जाते जाते यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे कुछ इमेज बनी है, देखो यहाँ पे। अब इसका नेचर कैसा है बताओ, नेचर इसका क्या है, रियल है ना, नेचर क्या है, एक तो रियल है, दूसरा रियल एंड सॉरी रियल नहीं है, ये इरेक्ट है और वर्चुअल है ना, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। सेकंड क्या है, ये डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, और इसकी पोजीशन क्या है, फोकस और पोल के बीच में। तो पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन इमेज के लिए होती है सारी बात है ना, इमेज का नेचर, इमेज की पोजीशन है ना। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो तो ये बात कर ली हमने कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखते हैं आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन समझा देता हूँ कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके आगे फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब आप वापस से पूछोगे कि सर कॉन्वेक्स मिरर जो है वो काम कहाँ पे आता है डेली लाइफ में, तो आप बताओ एक एग्जांपल, कहाँ पे देखा है आपने कॉन्वेक्स मिरर, बताओ जल्दी बताओ। मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, पर आप पहले मुझे ये बताओ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो काम कहाँ पे आता है, या आपने कहाँ पे देखा है। बिल्कुल, तो आपकी जो व्हीकल होता है उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, और उस पर लिखा हुआ भी होता है कि द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर देन दे अपीयर, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब ये क्या करता है कि इमेज जो है इन्फिनिटी और फोकस के इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनाएगा, कहाँ पे बना रहा था, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। और कैसी बना रहा था, डिमिनिश्ड बना रहा था, या तो इन्फिनिटी पे रखो तो क्या पॉइंट साइज बनाएगा, और या फिर कैसी बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, यानी छोटी बनाएगा। तो अब मानो कि अगर आप जैसे प्लेन मिरर में देखते हो कि प्लेन मिरर में आपको सेम साइज की इमेज होती है ना, तो अगर आप मान लो कि गाड़ी, अगर प्लेन मिरर लगा हुआ है वहाँ पे, तो अगर गाड़ी छोटी दिख रही है तो आप क्या मानोगे कि बहुत दूर है। तो ऐसा लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ लगा होता है, तो सबसे पहला तो है इसका कि यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। सेकंड क्या यूज होता है इसका बताओ, सेकंड कहाँ पे देख रखा है आपने इसको। आजकल आपने देखा होगा कि ना कहीं कहीं पे इस तरह के थोड़े से रेड कलर के, मतलब इसकी रिम रेड कलर की होती है, और रोड्स पे जहाँ पे शार्प टर्न होते हैं ना, जैसे ये रोड जा रही है आपकी, है ना, यहाँ पे ऐसा, तो इस जगह पे ऐसा कुछ एक मिरर जैसा लगा होता है ना, जिसमें आप अगर आप अपनी इमेज देखते हो तो अजीब सी दिखती है ना, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कहाँ पे लगाते हैं इसको, जहाँ पे बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, है ना। तो nowadays are installed at hairpin bends,
है ना, हेयर पिन, ये हेयर पिन जैसा है, लड़की लोग हेयर पिन जैसा है ना ये, तो आर इंस्टॉल्ड एट द हेयर पिन बेंड्स ऑन रोड्स, ठीक है। और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा जो इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस है जहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम ये सारा तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब ये सारा हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो हम इनको यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ साइन कन्वेंशन है ना, तो वो साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं और जल्दी से फिर हम उसको मिरर फॉर्मूला देखते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कि साइन कन्वेंशन प्लेन मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए, दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे। और जो हम लेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी साइन कन्वेंशन यही रहने वाला है ना। तो अगर आपने मिरर के लिए पढ़ लिया तो फिर आप जब लेंस के लिए पढ़ोगे तो भी सेम रहेगा। चलो तो इसको नोट कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन जो कि स्फेरिकल मिरर्स या प्लेन मिरर्स के लिए हम क्या लेते हैं, है ना। तो जैसे अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब मान लो कि भाविन है अपनी क्लास में, वो इंडिया में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना। अब उसका कोई फ्रेंड है वो यूएसए में कर रहा है। अब भाविन तो क्या कर रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइट की रेस को मान रहा है, और यूएसए वाला फ्रेंड उसका क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो भाविन इस तरह से निकाल रहा है ना। और जो इसका यूएसए वाला फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, इस तरह से मान रहा है मिरर को, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर से रे बना रहा है। तो अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, क्योंकि अब आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको इस तरह के बस खाली ये बता देंगे कि इमेज की डायरेक्शन क्या है, रियल है इन्वर्टेड है, उसकी पोजीशन क्या है, और आपको ऐसा दे देंगे क्वेश्चन में। तो आप पूरा स्टैंडर्डाइज करने के लिए, पूरे वर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन बना दिया कि जो लेफ्ट से रे आएगी, रे हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, और मिरर जो होगा हमेशा यहाँ बीच में प्लेस होगा, और जो इमेज जो भी बन रही होगी उसकी आगे देखेंगे। यानी लाइट रेज हमेशा कहाँ से आनी चाहिए, लेफ्ट साइड से, है ना। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा काम हो उसके लिए हमने क्या कर दिए, साइन कन्वेंशन बना दिए। जैसा कि आप कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में पढ़ोगे कि IUPAC नेमिंग करी थी किसके लिए, ताकि जो भी एक सिमिलर कंपाउंड या सेम कंपाउंड है उसका पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो। जैसे मान लो कि ये CH3 है, तो पूरे वर्ल्ड में इसको किससे नाम से जाना जाए, ये मीथेन, है ना। अब ऐसा पता नहीं कोई इसको मीथेन बोल दे, कोई इसको इथेन बोल दे, तो अलग अलग हो जाएगा ना। फिर जो आपकी मेडिसिन और बाकी कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन के, उनका नाम कितना का याद रखेंगे, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, साइन कन्वेंशन बना दिए। अब साइन कन्वेंशन में कुछ बातें याद रखने की है, वो क्या है, सबसे पहला है कि जो U है वो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ से है, फ्रॉम पोल, है ना, फ्रॉम पोल। सेकंड है आपका V, पोजीशन ऑफ या डिस्टेंस ऑफ किसकी है, इमेज की, फ्रॉम पोल। अब पोल क्या कहते हैं, पोल हो गया जैसे मान लो ये आपका एक मिरर है ना। ये कौन सा हो सकता है, मिरर है ये, या तो ये स्फेरिकल भी हो सकता है और ये प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, और यहाँ पे क्या हो गया, पोल। अब पोल को हमने जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में माने तो इसको 0,0 मान रखा है, यानी पोल जो है वो ओरिजिन है। अब इसके लेफ्ट वाली साइड क्या होगी, नेगेटिव, और इसके राइट वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दो तीन चीजें और होती है, जैसे H है ना, तो HI क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखते हैं F क्या होगा, फोकस, F इज इक्वल टू R/2 या फोकस, है ना। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
अब इसमें साइन कन्वेंशन में सबसे पहली चीज क्या है कि लाइट रेस की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना। यानी लाइट रेस अगर इधर से आ रही है तो लाइट रेस को क्या मानेंगे कि उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव है। तो सबसे पहला क्या है, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस is considered to be positive. That is, it is assumed that light rays come from negative direction. ठीक बात है। सेकंड क्या देखा हमने, सेकंड देखो तो जो हाइट अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो इसके ऊपर की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या काउंट होगी, पॉजिटिव, और उसके नीचे वाली हाइट क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। तो हाइट अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या मानेंगे इसको, पॉजिटिव, और हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। ठीक है। अब इस पे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब देखो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें ना तो हमने कहाँ पे रखे थे सारे ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे। अच्छा एक थर्ड पॉइंट और लिखो कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंस are measured from pole। ठीक बात है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो बताता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारा वो वाला केस था जिसमें कर्वेचर के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनी थी, कर्वेचर के ऊपर ही, है ना। अब इसमें आप सारी चीज़ें जो भी है, ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ, और ये सब हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यू देख लेते हैं। अगर ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना, और इसकी जो आर है वो है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। सबसे पहले तो हमने यू का जो कैलकुलेट किया वो क्या करा हमने, -20। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में पोल से, पोल यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर। ये सारी जो डिस्टेंस होती है ना ये कहाँ से दी हुई होती है, पोल। अब इसको हम जो सरफेस है ना उसको हम एक ऐसी सरफेस ही मानते हैं, ठीक है। अभी 10th क्लास में तो यहाँ पे अगर हाइट यहाँ तक ही दे रखी है तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस क्या होगी, नहीं, ये पोल की हाइट दे रखी होगी, ठीक है। पोल से ही डिस्टेंस दे रखी होगी। पोल की हाइट कैसे देगा कोई, है ना, पोल से ही डिस्टेंस दे रखी होगी। अब इसकी इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, -20 पे ही बन रही है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज दे रखी होगी, मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, +4 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट ऑफ, सॉरी ये तो हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई इसकी, -4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो इसकी जो हाइट है वो नेगेटिव है, यानी जो इमेज बनी है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, नेचर क्या है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। ये माइनस का सिर्फ इतना ही काम है। अब इसका फोकस निकालो तो F कितना होता है, F होता है R/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर नहीं आएगा, F जो आएगा वो क्या आएगा इसका, -15 आएगा। अब R तो इसने 30 दे रखी है, अब बोलोगे सर R भी -30 देना चाहिए, नहीं, R क्या होती है, रेडियस होती है। पर F जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी, यानी फोकल लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो कितनी आएगी, -15, ठीक है। ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रखोगे
ये 3 चीज़ें आपने सही से लिख दी तो आपके सारे न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक बार आप इसको देख लो, अच्छे से रिवाइज कर दो। नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो, है ना, स्क्रीनशॉट आप खींच के रख तो लेते हो, फिर उसको पढ़ते नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ये लिख लो सारे एक जगह पे, और ये एक एग्जाम्पल डाल के लिख दो कि इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। और फिर हम बढ़ते हैं किस पे, मिरर फॉर्मूला पे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि मिरर का एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकाल सकते हो। कहाँ से, पोल से। ये तो आपको दी हुई होगी। अगर इमेज की डिस्टेंस दे रखी है तो, या फिर इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो पोल से, अगर आपको फोकस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है कहाँ से, पोल से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका रिलेशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मिरर फॉर्मूला क्या करता है, अब लिख लो कि मिरर फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला विच रिलेट्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल। क्या बोला मैंने कि द मिरर फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला विच रिलेट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from and distance of image calculated from pole and focal length या focus। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ is equal to 1 upon distance of image from pole plus 1 upon distance of object from pole। ठीक है, अब ये क्या लिख रखा है, फॉर्मूला बताता हूँ। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब ये कहाँ से आया, तो ये इसका डेरिवेशन कहाँ पे पढ़ोगे आप, क्लास 12th में। अगर आपके भाई बहन कोई है क्लास 12th में तो फिजिक्स की 2 बुक है उसमें, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसमें इसका डेरिवेशन दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप इसी चैनल पे रे ऑप्टिक्स सर्च करना और उसकी प्लेलिस्ट में जाके डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। 10th में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला याद करना है और काम हो जाएगा, है ना। अब क्या है, जो CBSE वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि सारे डेरिवेशन वगैरह कहाँ डाल दिए, क्लास 12th में डाल दिए, और सारे फॉर्मूले जो है वो एक बार आपको यहाँ पे बता दिए। उससे क्या हुआ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे और किस तरह से आप उसका आंसर निकालोगे, पर जो इसके पीछे की कहानी है कि हमने क्या माना है और क्या नहीं माना है, वो सारा हम देखेंगे क्लास 12th में। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन में अगर ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ाता हूँ आपको, तो फिर वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम 10th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो, ये जो मिरर फॉर्मूला है ना, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर किसी के लिए भी लगाओ। अब ऐसा क्यों बोलते कि स्फेरिकल मिरर के लिए ऐसा है, क्योंकि जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है, मान लो ये प्लेन मिरर है, मान लो, है ना, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इन्फिनिटी। इसकी आर क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और इसका फोकस भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी को हाफ करते तो इन्फिनिटी ही रहता है। ऐसा आप कहाँ पे सीखोगे, आज सीख लिया और बाकी आप इसको 12th में पढ़ोगे, है ना। तो जो बच्चे मैथ साइंस लेंगे वो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बायो वाले ये वाला फॉर्मूला तो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसका फोकस भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब एक बात सुनना, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/10 है, मान लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5। इसकी वैल्यू 0.33 कुछ आती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.25।
इसकी वैल्यू क्या होती है 0.1। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान तो इतनी सी बात। तो अब एक बात बताओ कि डिनोमिनेटर बढ़ता 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 अगर इतना बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए कि ये इन्फिनिटी हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा, तो ये जो वैल्यू है ये घटती 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 कहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 तक। ठीक है, तो 1/∞ रख दें तो 1/v प्लस 1/u जो है ये तो क्या हो गया 0। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया 1/-v प्लस इज इक्वल टू 1/u या फिर u इज इक्वल टू -v। तो ये तो हमको पता ही है कि प्लेन मिरर में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना। अब इसका अगर पोल से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस अगर 10 है तो ये वाली भी कितनी होगी 10 होगी, और u यहाँ पे नेगेटिव होता है तो v अपने आप पॉजिटिव कहा जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए है, पर मैं आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर प्लस प्लेन मिरर किसी के लिए भी लगा सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप देखो। चलो ये हमने सीख लिया क्या कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही हम बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले सॉल्व कर लेंगे। हाँ चलो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को मैग्निफिकेशन आप क्या समझते हो कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, आप क्या समझते हो मैग्निफिकेशन से। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, है ना। अगर आप नोट करना चाहो तो वीडियो को बैक कर लेना और इसको नोट कर लेना। ये किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। ठीक बात है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन किसके किसके दिमाग में मैग्नीफाइंग ग्लास आया है कि मैग्निफिकेशन यानी हाँ हम उसके ऊपर रखते हैं तो वो बड़े बड़े दिखते हैं, है ना। आया किसी के दिमाग में। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज या फिर इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या कह रहा है ये, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम m से, और ये क्या होगा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर एक बात बताओ कि जो डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी, जो कि इन्वर्टेड बन रही थी, जैसे मान लो किस में बन रही थी, 6 केस में बन रही थी कॉनकेव मिरर के, या फिर कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में बन रही थी। तो सर वो डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी तो हाइट ऑफ इमेज तो कम हो गई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें ज़्यादा है, तो सर ये तो कम हो गया और फिर आप कह रहे हो कि ये मैग्निफिकेशन है। तो बिल्कुल इसमें मैग्निफिकेशन, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है, इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, m क्या है 1 के बराबर है तो क्या है सेम साइज की है। m अगर क्या है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना, तो क्या है डिमिनिश्ड है। और अगर m 0 है, m इज इक्वल टू 0 है तो क्या है पॉइंट इमेज है, यानी वो फोकस पे बन रही थी, इन्फिनिटी से आ रही थी और फोकस पे बन रही थी, है ना। तो m अगर 0 है तो क्या है पॉइंट साइज्ड इमेज है, पॉइंट साइज्ड। ठीक बात है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसका डेरिवेशन जो है वो कहाँ पे, क्लास 12th में। आप इस चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हो कि किसकी टर्म्स में, v और u की टर्म्स में। क्या लिख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं अलग पेन से लिख देता हूँ इसको, कि जो m है
वो क्या होता है, माइनस ऑफ v अपॉन यू। ये माइनस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं लगाया तो आंसर गलत आएगा ही। अच्छा एक बात बताओ, अगर m नेगेटिव में आ रहा है ना, ये तो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये तो ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर m जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है उसके साथ, तो उसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और m में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या है, इरेक्ट है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब मैं वहाँ पे समझा दूंगा। अभी आपको ये पढ़ना है ना, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। अब आज का होमवर्क क्या है आपका, कि आपको जो शीट दे रखी है उसमें से जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो करो, और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, है ना। इसके नोट्स बनाना, और कोई एक बच्चा इसके नोट्स बना के ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।